हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स और सदिश, वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कमेंट आए थे कि सर चैप्टर नंबर 3 एक विमीय गति आप स्टार्ट कीजिए। तो आज से मैं एक विमीय गति चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक हैं अपन पहले वो कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 एक विमीय गति हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक होंगे वो पहले बात हम कवर करेंगे। सेकंड नंबर, एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल हमें सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं वो भी करेंगे। उदाहरण जो होते हैं, हल उदाहरण किए हुए होते हैं वो भी करेंगे। और जो पीछे, ठीक है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं, जो पीछे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो मैं आपको अलग से भी दूंगा, और एक्स्ट्रा आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो नीट में और जेई में भी आते हैं। क्योंकि हम 11वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप या तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आपको नीट का एग्जाम देना है ना, या आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको जेई मेन और जेई एडवांस का पेपर देना है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बस आपका साथ चाहिए। जो भी समझ में नहीं आया आपको कमेंट बॉक्स में उसको पूछना है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। आज का चैप्टर का नाम है एक विमीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वन डायमेंशन मोशन। तो देखिए, फिजिक्स की जो पहली बुक है, बुक नंबर पहली या भाग 1 में अपन पूरी की पूरी यांत्रिकी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूरी की पूरी। फिजिक्स की पहली बुक पूरी की पूरी मैकेनिक्स है। क्या है? पूरी की पूरी मैकेनिक्स। तो भाई फिजिक्स भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है ना, जिसमें से एक शाखा भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है। वैसे ही फिजिक्स की भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। तो उनमें से एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसको बोलते हैं अपन यांत्रिकी, और यांत्रिकी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है यांत्रिकी, जिसके अंदर हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी के अंदर हम क्या करते हैं भाई? तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। ओके भाई, तो हम पहली बुक जो हमारी फिजिक्स की पहली बुक है उसमें सारे चैप्टर, जो चैप्टर 8 हैं, सारे चैप्टर मिला के हम बात करें तो सारे के सारे यांत्रिकी के चैप्टर हैं। हम सारे चैप्टर में वस्तुओं की गति का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। अब यांत्रिकी के भी कई भाग होते हैं। देखिए, सबसे पहले विज्ञान के कई ब्रांचेस होती हैं, विज्ञान की भी कई शाखाएं होती हैं। उनमें से एक शाखा है फिजिक्स। फिर भौतिक विज्ञान की भी बहुत शाखाएं होती हैं, ऊष्मा गतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, प्रकाशिकी, यांत्रिकी, ऐसी बहुत शाखाएं होती हैं। उनमें से एक शाखा की बात कर रहा हूं मैं, यांत्रिकी। अब यांत्रिकी क्या होती है? जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इन मैकेनिक्स वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं की गति का, ऑब्जेक्ट्स के मोशन का, इसमें अपन अध्ययन करते हैं। अब यहां पर बात करेंगे कि यांत्रिकी के भी भाग होते हैं क्या? यस, यांत्रिकी के भी ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिक्स की भी ब्रांचेस होती हैं, यांत्रिकी के कई भाग होते हैं। तो यहां पर हम यहां पे लिखेंगे दो भाग होते हैं यांत्रिकी के। एक भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध गतिकी। क्या बोलते हैं? शुद्ध गतिकी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स, सॉरी काइनेमेटिक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन। देखो, ये वर्ड्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने चाहिए। ठीक है, आप चाहे हिंदी मीडियम में हो, लेकिन टर्म्स इंग्लिश की, हिंदी की अपन साथ साथ में बात करते चलेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। तो देखिए, यांत्रिकी की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है शुद्ध गतिकी और एक होती है बल गतिकी। बल गतिकी, तो बल गतिकी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। ठीक है,
तो शुद्ध गतिकी का मतलब क्या होता है और बल गतिकी का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहां पे शुद्ध गतिकी का मतलब क्या होता है? शुद्ध गतिकी के अंदर हम केवल वस्तुओं की गति का, तो वस्तुओं की गति से संबंधित राशियों के बारे में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं हम? शुद्ध गतिकी में। जैसे कि कोई वस्तु या कोई जैसे कार आपको दिख रही है और ये कार हाईवे पर चल रही है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है? इस कार का u, इस कार का अंतिम वेग कितना है v, इस कार पर त्वरण कितना है a, इसने कितनी दूरी तय करी s। तो ये जो सभी राशियां हैं ये आपको दिख रही है u, v, a और s, ये सभी राशियां किससे संबंधित हैं? ये शुद्ध गतिकी के रूप से संबंधित है, क्योंकि इसमें यहां पर वस्तु की केवल गति के बारे में बात हो रही है और उसी गति से संबंधित राशियों के बारे में बात हो रही है। तो शुद्ध गतिकी क्या होती है भाई? ये भौतिक विज्ञान की या ये यांत्रिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम वस्तु की गति की के बारे में अध्ययन करते हैं तथा साथ ही गति से संबंधित राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। आई बात सबको समझ में? अब बात यह है कि अपना जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 जो अभी स्टार्ट अपन चल रहा है, उसमें अपन किसकी बात करेंगे? वो शुद्ध गतिकी का पार्ट है। फिर चैप्टर नंबर 4 अपना जो है उसका नाम है समतल में गति, वो भी शुद्ध गतिकी का भाग है। ठीक है, इसके बाद आता है बल गतिकी। बल गतिकी देखो नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में उन कारणों का भी अध्ययन कर रहे हैं जिसके कारण गति हुई है। जैसे कि यहां पर हम एक हाईवे पर चलती कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाईवे पर अगर कार चल रही है तो उसके पास वेग होगा, हाँ, उसके पास प्रारंभिक वेग होगा, हाँ, लेकिन ये गति क्यों कर रही है? क्योंकि इंजन इस पर आगे की तरफ बल लगा रहा है। तो अगर हम किसी वस्तु की गति के साथ साथ, वस्तु की गति के साथ साथ उस पर गति के कारणों का भी अध्ययन करें। देखिए, गति के साथ साथ गति के होने के कारणों का भी अध्ययन करें, तो यहां पर हम बात करेंगे बल गतिकी की। देखिए, कभी भी कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर या तो कोई बल लग रहा है या बल आघूर्ण लग रहा है। तो जब हम बल आघूर्ण के बारे में बात करने लग जाते हैं तब हम बल गतिकी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, उसका नाम है न्यूटन की गति के नियम, तो वहां पर अपन पता लगेगा कि कोई भी वस्तु की गति के लिए या गति करती वस्तु को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बल जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहां पर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 भी ये बल गतिकी पर निर्भर हैं। ये बल गतिकी यहां पर ब्रांच पर ये चैप्टर बने हुए हैं। और शुद्ध गतिकी जो शाखा है उस पर कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं, तीसरा और चौथा। समझ में आया? इसका मतलब पूरी जो बुक है अपनी पहली, वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी मैकेनिक्स है, सारी की सारी यांत्रिकी है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि यहां पर अगर जल्दी से लिखना चाहें कि शुद्ध गतिकी के अंदर हम क्या बातें करते हैं? शुद्ध गतिकी का मतलब होता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में यहां पे लिखेंगे यांत्रिकी की इस शाखा में, यांत्रिकी की इस शाखा में हम केवल वस्तु की गति तथा उससे संबंधित वस्तु की गति तथा उससे संबंधित राशियों का अध्ययन करते हैं। वस्तु की गति तथा उससे संबंधित राशियों का अध्ययन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बल गतिकी के अंदर हम क्या करते हैं? बल गतिकी। अच्छा, शुद्ध गतिकी के अंदर कितने चैप्टर आ गए? चैप्टर नंबर 3 में जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा शुद्ध गतिकी पे है। चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा शुद्ध गतिकी के ऊपर है, मतलब काइनेमेटिक्स के ऊपर है। तो बल गतिकी में क्या पढ़ते हैं? तो यांत्रिकी की इस शाखा में, यहां पे लिखेंगे
यांत्रिकी की इस शाखा में हम किसी वस्तु की गति के साथ साथ उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं। वस्तु की गति के साथ साथ उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं। उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं जिसके कारण गति हुई हो, जिसके कारण गति हुई हो या होती है। तो गति किसके कारण हुई है? कोई उस गति के पीछे बल लग रहा है, उस गति के पीछे कोई बल आघूर्ण है, तो तब हम बात करते हैं बल गतिकी की। यहां पर हम 5वां, 6वां और 7वां और 8वां चैप्टर बल गतिकी के ऊपर है। ठीक है, ये बातें हमें चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सारी बातें पता होनी चाहिए। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा निर्देश तंत्र। कई बार आप फिजिक्स की बुक पढ़ते हो, ठीक है, अलग अलग आप किताबें देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो उसमें लिखा होता है निर्देश तंत्र, लिखा होता है ना, और हमें पता नहीं लगता ये निर्देश तंत्र है क्या चीज। तो निर्देश तंत्र सबसे बेसिक चीज है, सबसे मूलभूत चीज है। अगर हमें किसी भी वस्तु की स्थिति का पता करना है, किसका पता करना है? स्थिति का, मतलब पोजीशन का, या उसकी गति का पता करना है। गति मतलब मोशन, स्थिति और गति, पोजीशन और मोशन, इनका हमें पता करना है। तो हमें कोई संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है, या किसी निशानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, या किसी मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। उसके सापेक्ष हम उसकी स्थिति या गति का अध्ययन कर सकते हैं। उसी संदर्भ बिंदु को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे एक एक चीज, ठीक है ना, उदाहरण से समझाएंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। इधर देखिए, तो किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए किसी संदर्भ बिंदु या निशान का होना आवश्यक होता है, जिसके सापेक्ष हम प्रेक्षण ले सकें। यह संदर्भ बिंदु अथवा निशान निर्देश तंत्र कहलाता है। इसके लिए आप एक उदाहरण देखिए, जैसे यहां पर मैं यहां पे खड़ा हूं, अब मैं आपको कहूंगा कि मेरी स्थिति क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे सर आपकी स्थिति किसके सापेक्ष बताएं, मतलब किसके तुलना में बताएं, किसके सापेक्ष बताएं। अगर आप मोबाइल में मेरी ये देख रहे हैं लेक्चर, तो मोबाइल के सापेक्ष मेरी स्थिति आपसे, आप मतलब कितनी देर दूर, 1 फुट दूर हो मेरे से, तो आपके सापेक्ष मेरी स्थिति 1 फुट होगी अगर आपका मोबाइल आपसे 1 फुट दूर है। समझ में आ रही है बात ये? लेकिन अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरी स्थिति के लिए मैंने यहां पर एक निर्देश तंत्र बना रखा है। तो यहां पर देखिए आपको मूल बिंदु दिख रहा है 0, ठीक है, और एक निर्देश तंत्र बना रखा है मैंने x और y। अब मैं यहां खड़ा हूं और मुझे मेरी स्थिति देखनी है कि मेरी स्थिति क्या है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मेरे सर के ऊपर एक पॉइंट लगा लूंगा, देखो, ठीक है, ये मेरी स्थिति हो गई। अब ये मेरी स्थिति x में कितना आगे हूं मैं? लगभग 8, ठीक है, लगभग ये 8 सेंटीमीटर, 8 इंच, जितना भी आप मान सको आप मान लें। और y में कितना आगे हूं मैं? तो यहां पे लिखूंगा मैं x में 8 इंच या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, या 8 खाने आगे हूं, और y में मैं 6 खाने आगे हूं। तो ये मेरी स्थिति आ गई। ये मेरी स्थिति किस बिंदु के सापेक्ष है? ये मेरी स्थिति इस बिंदु के सापेक्ष है। अगर मूल बिंदु इसकी बजाय यहां पर ले लेता, तो मान लीजिए ये एक निर्देश तंत्र है। आप कहते सर मैं ये निर्देश तंत्र नहीं लूंगा, मैं अपना खुद का निर्देश तंत्र लूंगा, तो ऐसा हो सकता है? तो आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। आप अपना खुद का निर्देश तंत्र भी ले सकते हैं। ये देखिए x और y, ठीक है, ये कौन निर्देश तंत्र हो गया। इसके सापेक्ष भी किसी वस्तु की स्थिति निकाल सकते हैं हम, एक निर्देश तंत्र ये भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई निर्देश तंत्र लेना जरूर है। इसका मतलब जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन करना चाहते हैं,
तो हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। उसी निर्देश तंत्र या संदर्भ बिंदु, मतलब उसी बिंदु को या निशान को या मूल बिंदु को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सबको समझ में आ गया या पहले से ही पता थी बात ये? जैसे कि अब मान लो ये पेन है और मूल बिंदु मैंने ले लिया ये बोर्ड का ये कोना, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब यहां पर पेन एक्स अक्ष में भी आगे है, वाई अक्ष में भी आगे है और जेड अक्ष में भी आगे है। तो जब भी कोई चीज एक्स, वाई और जेड उसके तीनों दिशाओं में उसके कुछ मान हो, तब वो कहलाएगी कि वह त्रिविमीय, उसकी स्थिति त्रिविमीय है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा वो त्रिविमीय निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा। देखिए, जिसमें एक अक्ष होगा एक्स अक्ष, एक अक्ष होगा वाई अक्ष और एक अक्ष होगा जेड अक्ष। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए यदि हमें तीनों अक्षों की आवश्यकता हो तो यहां पर जो निर्देश तंत्र बनेगा तो मैं बोलूंगा यहां 3 लंबवत अक्ष OX, OY तथा OZ मिलकर, 3 लंबवत अक्ष मिलकर निर्देश तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तीनों लंबवत अक्ष मिलकर क्या कर रहे हैं? निर्देश तंत्र की रचना या निर्माण कर रहे हैं। आई सबको बात समझ में कि निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्माण कर रहे हैं या निर्देश तंत्र की रचना कर रहे हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए कि निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए किसी संदर्भ बिंदु, इसको मूल बिंदु भी कह सकते हो, कोई निशानी भी कह सकते हो, का होना आवश्यक है, जिसके सापेक्ष हम प्रेक्षण ले सकें। प्रेक्षण मतलब वैल्यू, मतलब ऑब्जर्वेशन ले सकें। जो कोऑर्डिनेट निकाले ना अपन ने 8-10 निर्देशांक निकाले, ठीक है, जो भी वैल्यू निकाली तो वो प्रेक्षण कहलाते हैं। यह संदर्भ बिंदु अथवा निशान निर्देश तंत्र कहलाता है। सबको समझ में आ गया भी निर्देश तंत्र क्या होता है? ओके। तो इसका अगला छोटा सा टॉपिक है हमारा विरामावस्था क्या होती है। तो विरामावस्था ये होती है कि जैसे ये एक निर्देश तंत्र है, ये इसका मूल बिंदु है, ठीक है, और एक वस्तु यहां पर है, इसका नाम ए है, या एक वस्तु की स्थिति ए है, ठीक है। अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष या समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है तो वो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। पहले इस लाइन को लिखते हैं, फिर इस लाइन को आपको थोड़ा समझा के आपको समझाऊंगा। देखो यहां पर देखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र कोमा समय के सापेक्ष समय के सापेक्ष समय के साथ भी लिख सकते हैं। निर्देश तंत्र कोमा समय के सापेक्ष भी लिख सकते हैं। सापेक्ष एक अच्छा शब्द है, ठीक है, इसके साथ भी लिख सकते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक, मतलब स्थिति और समय के सापेक्ष। यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र कोमा समय के सापेक्ष क्या लिखेंगे? अपरिवर्तित रहती है या परिवर्तित नहीं होती है, तो वह वस्तु विरामा अवस्था में कहलाती है। विरामा अवस्था में कहलाती है। जैसे कि मान लो ये एक वस्तु है जिसकी स्थिति है ए इस निर्देश तंत्र में। अब 10 मिनट बाद भी ये वस्तु यहीं पर है, तो समय तो आगे बढ़ रहा है, समय के साथ इसकी स्थिति नहीं बदल रही, मतलब समय के साथ ये अपरिवर्तित है, और निर्देश तंत्र में भी इसकी स्थिति नहीं बदल रही, तो ये कहलाएगी विरामावस्था में। तो यदि कोई वस्तु की स्थिति एक तो निर्देश तंत्र और एक समय के साथ अपरिवर्तित रहे
तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो अब बात करते हैं हम वस्तु की गति की अवस्था की या स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो इसमें जस्ट हम उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती हो, जैसे कि वस्तु की स्थिति अभी यहां है और समय बदल रहा है, समय तो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, तो उसकी स्थिति बदल रही है। आपने अगर 0 सेकंड पे देखा तो वो यहां थी, 1 सेकंड बाद वो यहां थी, 2 सेकंड बाद वो यहां थी, 3 सेकंड बाद वो यहां थी। इसका मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय अथवा या समय कोमा निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे गतिमान वस्तु कहेंगे या बोलेंगे गतिशील वस्तु। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ और साथ ही निर्देश तंत्र के सापेक्ष, समय कोमा निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन हो, सापेक्ष परिवर्तन हो, तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है। तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है। तो गतिशील वस्तु क्या होती है? जिसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए और जिसकी स्थिति वही रहे समय के साथ, वो क्या होती है? वो होती है विरामावस्था में। इसके बाद छोटा छोटा बिल्कुल देखो चैप्टर स्टार्ट हुआ है अभी। ये सारे टॉपिक बिल्कुल आसान है और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि भाई अगर आपको निर्देश तंत्र अभी नहीं पढ़ाता तो फिर आप आगे जाके कहते हैं सर निर्देश तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में अपन को समझना है, ठीक है, साथ साथ चलते रहना है। तो देखिए दूरी और विस्थापन बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, आपकी 9वीं कक्षा में भी आए हुए हैं, तो ये अपन आपको ज्यादा समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूरी और विस्थापन को समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए तो ये मान लीजिए आपका घर है, घर होम, और ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ये स्कूल की खिड़कियां हैं, ये स्कूल का दरवाजे हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा समय तो नहीं लगाएंगे इसमें। देखो ये स्कूल की जगह हम एस लिख देंगे भाई। अब आपको स्कूल से, घर से स्कूल जाना है, तो ये रास्ता है, ये देखिए ये रास्ता है ऐसे, फिर आप जाते हैं यूं और फिर आप इस गली को पकड़ते ये स्कूल पहुंच गए आप, ठीक है। इस तरह से आप स्कूल जाते हैं। तो ये आपकी मान लीजिए यहां से यहां तक ये बिंदु अपन दे देते हैं, ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। अब मान लीजिए O से A आप चले 10 मीटर और A से B आप चले मान लीजिए 12 मीटर और फिर आप चले अगर लगभग 16 मीटर, तो आपने कितनी दूरी तय करी? तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ ही उसकी दूरी कहलाती है। तो देखिए वास्तविक पथ पूरे जोड़े की कितनी दूरी तय करी है, कितना वास्तविक पथ था, उसी की लंबाई जो होती है, वास्तविक पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो वास्तविक पथ ये था, वस्तु इसी पथ से गई थी या कोई व्यक्ति इसी पथ से गया था, तो ये व्यक्ति का वास्तविक पथ हो गया। तो यहां पर एरो करके लिखते हैं जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस वस्तु ने गति करी है, उसका ये वास्तविक पथ है। वास्तविक पथ का मतलब रियल पाथ, ठीक है, या एक्चुअल पाथ भी कह सकते हैं। तो कितना है वास्तविक पथ की लंबाई कितनी है? अगर हम इसको ऐड करें तो 10 मीटर प्लस 12 मीटर और प्लस 16 मीटर, तो कितना हो गया? 12 और 6 18, 10 28 और 10 38। तो इस वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो है, कितनी लंबाई तय की इसने? 38 मीटर। तो यहां पर यही इसकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम दूरी की परिभाषा लिख देते हैं। क्या होती है भाई परिभाषा? किसी वस्तु
द्वारा तय की गई या किसी वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक बिंदु, देखिए वस्तु कहां से स्टार्ट हुई, ओ बिंदु से, तो ओ बिंदु क्या हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु, और सी बिंदु पर आके वस्तु रुक गई, तो सी बिंदु क्या है इसका अंतिम बिंदु। तो किसी वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलेंगे, हम दूरी कहेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य तय किए गए, अंतिम बिंदु के मध्य तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो जो वास्तविक पथ था उसको हमने जोड़ दिया, वही दूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं दूरी, तो दूरी के साथ जितने भी हम पॉइंट्स होंगे हम साथ साथ में उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, तो दूरी में आपने क्या किया, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आपने वास्तविक पथ की लंबाई को जोड़ा, ठीक है। दूसरा, दूरी एक अदिश राशि होती है, ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी सदिश में। तो दूरी एक अदिश राशि होती है क्योंकि दूरी के पास दिशा का ज्ञान नहीं होता, उसके पास केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा का ज्ञान ना हो, अदिश होती है। हमारी दूरी भी एक अदिश राशि है, ठीक है। अब दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, समय के साथ हमेशा इसका मान इंक्रीज होता है, टाइम के साथ इंक्रीज होता है, समय के साथ इसका मान हमेशा बढ़ता है। तो देखिए, अगर मैं चल रहा हूं, अगर देखिए अपन पीछे अगर बात करें, हमने जो निर्देश तंत्र देखा था कि देखिए एक वस्तु यहां से ओ बिंदु, जीरो बिंदु से, जो ओ बिंदु है मूल बिंदु, यहां से चलना प्रारंभ किया एक वस्तु ने, ठीक है, और फिर वो गई 0 से 5 तक। तो बताइए वास्तविक लंबाई कितनी आई, 5। फिर वो गई वापस से इस बिंदु से वापस पीछे की ओर, वापस 0 पे, तो 5 यूं चली और 5 वापस पीछे चली, तो 5 + 5 कितना आ गया, 10 मीटर। तो वस्तु ने जो वास्तविक लंबाई तय की वो 10 मीटर है, वो समय के साथ लगातार बढ़ रही है ना। फिर मान लीजिए वस्तु वापस ऐसे जाके वापस 8 पे आती है और वापस 0 पे आती है, तो लगातार हम इन लंबाइयों को जोड़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे, इन लंबाइयों को जोड़ते चले जाएंगे, तो समय के साथ दूरी का मान सदैव बढ़ता है। पहले ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और दूरी कभी भी शून्य नहीं होती, सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक। देख लीजिए, हमेशा क्या है, आपको अगर लंबाइयों को जोड़ना है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये बातें थी हमारी दूरी की। अब दूरी के बाद हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विस्थापन। तो देखिए यहां पे अब बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है, तो अगर उसी एग्जांपल में अपन देखें तो ये देखिए, ये घर है और ये स्कूल है। अगर ये प्रारंभिक बिंदु है होगा फिर हमारा ओ बिंदु, और ये सी बिंदु क्या होगा, हमारा अंतिम बिंदु। तो यहां पे लिख दीजिए, ओ बिंदु जो है वो हमारा है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और लिख दीजिए इधर सी बिंदु हमारा क्या है, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी रेखा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी रेखा, ठीक है। तो सीधे सीधे इस बात को लिख देते हैं। सबको ये पॉइंट पता होंगे, 9th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी
के मध्य सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन एक कैसी राशि होती है? विस्थापन एक सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि। विस्थापन के पास दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, एक टॉपिक था जो मैंने आपको सदिश वाले में भी करवाया था विस्थापन का। देखिए ये हमने बनाया एक निर्देश तंत्र, इसका नाम है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। मान लीजिए किसी कण की स्थिति पहले एक कण पहले ए बिंदु पर स्थित था और उस कण की मूल बिंदु से जो हम लाइन अगर ज्वाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे स्थिति सदिश। तो उस कण की स्थिति सदिश था या थी r1 वेक्टर। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर अपन लिखते हैं x1 y1, तो इसके स्थिति सदिश को हम किस प्रकार लिखेंगे? इस वस्तु की हम स्थिति सदिश को लिखेंगे r1 वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वस्तु क्या करती है? ए बिंदु से विस्थापित होकर बी बिंदु पर पहुंचती है। यहां बी बिंदु पे पहुंचती है। अब बी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? उस बिंदु को हम मूल बिंदु से जोड़ देते हैं। देखिए, तो ये हो गया हमारा r2 वेक्टर। तो पहले एक वस्तु कौन से बिंदु पे थी? ए बिंदु पे थी। उसका स्थिति सदिश क्या था? r1 वेक्टर। वो r1 वेक्टर की वैल्यू क्या थी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। फिर वो वस्तु कहां पर विस्थापित हो गई? ये बी बिंदु पर विस्थापित हो गई। बी बिंदु पर इसके निर्देशांक क्या थे? x2 y2। तो यहां पर उसका स्थिति सदिश क्या बनेगा? r2 वेक्टर बराबर बनेगा x2 i कैप प्लस y1 j कैप। इतनी बात सबको समझ में आई? तो यहां पर अगर मुझे इस वस्तु का विस्थापन निकालना हो या विस्थापन सदिश ज्ञात करना हो तो मैं किस प्रकार ज्ञात करूंगा? तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है विस्थापन, और अभी बता दिया कि किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य सीधी दूरी, जो आपको ये सीधी दूरी दिख रही है, यही विस्थापन है। और ये एक सदिश राशि होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस डी वेक्टर का मान मैं किस प्रकार ज्ञात करूंगा? इस सदिश राशि का मान मैं ऐसे ज्ञात करूंगा, अंतिम स्थिति। तो विस्थापन सदिश का मान ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो देखिए इसकी अंतिम स्थिति क्या थी? यहां पर देख लीजिए x2 y2, और स्थिति सदिश क्या था? x2 i कैप प्लस y1 j कैप। और प्रारंभिक स्थिति क्या थी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो अगर अपन यहां से विस्थापन सदिश ज्ञात करना चाहें तो कैसे आएगा? अंतिम स्थिति मतलब x2 y कैप प्लस y2 j कैप, ये होगी अंतिम स्थिति, माइनस प्रारंभिक स्थिति हो गई x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? देखिए x2 और x1 को साथ लिखेंगे तो x2 माइनस x1 यहां आ जाएगा i कैप, और यहां पे लिखेंगे y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आ गया हमारे पास विस्थापन सदिश का मान। ये मैंने सदिश वाले भाग में भी आपको करवा रखा है। अगर इसका परिमाण अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पे लगाएंगे रूट, और i कैप भी गुणा में कौन है? x2 माइनस x1 का, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस j कैप भी गुणा में कौन है? y2 माइनस y1 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो इस प्रकार हम विस्थापन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विस्थापन के बारे में दो बिंदु हमने पढ़ लिए कि विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी होती है। दूसरा, ये एक सदिश राशि होती है। तीसरा, ये समय के साथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। समय के साथ इसके मान में कमी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए एग्जाम्पल देखिए अब हमें ज्ञात करना है किसी वस्तु का विस्थापन।
मान लीजिए एक वस्तु सर्वप्रथम यहां पर x बराबर 6 पर उसकी स्थिति थी। ये इस वस्तु का प्रारंभिक बिंदु था। मैं प्रारंभिक बिंदु को लिख देता हूं आई मतलब इनिशियल पॉइंट, इसलिए आई लिख देता हूं। अब वो वस्तु यहां से विस्थापित होकर पहुंच गई हमारे x बराबर 2 पर। तो x बराबर 6 पर थी, x बराबर 2 पर चली गई, तो यहां पर विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति कितनी है? 6 माइनस प्रारंभिक स्थिति कितनी है? 2। तो यहां पर अंतिम स्थिति माइनस क्या कर दूंगा? प्रारंभिक स्थिति। तो देखिए 6 माइनस 2, यहां पर कितना आ गया अपने पास? 4। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ये यहां पर प्रारंभिक स्थिति है और ये यहां पर अंतिम स्थिति है। तो अंतिम स्थिति क्या होगी? 2 माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या होगी हमारे पास? 6। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि वस्तु यहां से यहां विस्थापित हुई है, ये प्रारंभिक हुई या अंतिम हुई? तो अंतिम स्थिति मतलब 2 माइनस करूंगा प्रारंभिक स्थिति, तो कितना आया? -4। इसका मतलब विस्थापन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है। 0 कैसे होगा? कि ये वस्तु मान लीजिए x बराबर 6 पे थी और फिर यहां से वो x बराबर 2 पे गई और फिर से वो x बराबर 6 पर आ गई। तो x बराबर 6 से वो निकली थी, वापस x बराबर 6 पर पहुंच गई। इसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही आ गई, ठीक है। तो बताइए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य कोई दूरी रही? कोई सीधी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति 0 आ गया। तो यहां पर विस्थापन आ गया, क्योंकि देखिए प्रारंभिक स्थिति भी 6 है माइनस अंतिम स्थिति भी 6 है, तो कितना आ गया? विस्थापन 0। तो इसलिए एक लाइन यहां पे बनेगी कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं इनके सारे पॉइंट्स की 1 बाय 1। देखिए, तो यहां पर मैंने एक तरफ ड्रॉ किया हुआ है विस्थापन, एक तरफ लिखा हुआ है यहां पे दूरी। तो सबसे पहले विस्थापन कैसी राशि होती है? विस्थापन सदिश राशि होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप लिख देना विस्थापन एक सदिश राशि होती है, जबकि दूरी एक अदिश राशि होती है। जबकि दूरी अदिश राशि होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया दोनों का पहला पॉइंट, ठीक है। एक एक बिंदु आ गए। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। विस्थापन का मान समय के साथ कम भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको भी एग्जांपल में उदाहरण से समझाई कि विस्थापन का मान समय के साथ कम भी हो सकता है, जबकि दूरी समय के साथ सदैव बढ़ती है। यहां पे लिखूंगा दूरी समय के साथ, दूरी का मान समय के साथ सदैव बढ़ता है, सदैव बढ़ता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक कोमा ऋणात्मक तथा 0 हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 हो सकता है। यहां पर बात करेंगे दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है भाई, धनात्मक होती है। एक बिंदु क्या आ जाएगा? देखिए, अगर हम अंतर की बात कर रहे हैं तो ये 3 अंतर तो आ गए। एक अंतर आ जाएगा कि विस्थापन 2 बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी होती है, ठीक है।
ये बिंदु मैंने पहली लाइन लिखवा रखी है तो आप ये लिख देना फिर से। और दूरी दो बिंदुओं के मध्य है जो कर्ण द्वारा किया गया वास्तविक पथ की लंबाई होती है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य कर्ण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई होती है। पूरा जो वास्तविक पथ होता है उसी की लंबाई होती है दूरी, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब अगला पॉइंट आ गया हमारा दूरी का मान या विस्थापन का मान दूरी के बराबर होता है या कम होता है दूरी से। कैसे? एक उदाहरण से हम यहां पे देखते हैं। देखिए ये एक बिंदु है हमारा प्रारंभिक बिंदु और ये हमारा एक बिंदु है अंतिम बिंदु, ठीक है। एक कण यहां से चलना प्रारंभ करता है, ऐसे ये पहुंचता है अंतिम बिंदु तक और फिर अंतिम बिंदु से वापस पहुंचता है हमारे प्रारंभिक बिंदु तक। अंतिम बिंदु से वापस आता है प्रारंभिक बिंदु तक, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए इसने प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने में 20 मीटर दूरी तय की और अंतिम से प्रारंभिक बिंदु तक आने में वापस से 20 मीटर ही करेगा, दोनों दूरियां बराबर है। तो कुल अगर दूरी देखी जाए तो वास्तविक पथ की लंबाई 20 मीटर प्लस 20 मीटर कितनी होगी? 40 मीटर। लेकिन यहां पर विस्थापन क्या हो गया? यहां पर विस्थापन, क्योंकि देखिए प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अगर ये फिर से इसी बिंदु पर आ गई तो अंतिम बिंदु पे यही है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो गया, तो विस्थापन कितना आ गया है? 0। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। तो यहां पर अपन ने देखा कि दूरी विस्थापन से ज्यादा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विस्थापन और दूरी समान भी हो सकते हैं। देखिए अगर ये प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है, कोई कण ऐसे सीधी रेखा में गति कर रहा है और उसने 20 मीटर दूरी तय करी, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी मतलब विस्थापन भी 20 मीटर है और दूरी भी 20 मीटर है। तो यहां पर एक बात लिख सकते हैं कि दूरी, ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा कि दूरी या तो ज्यादा होती है विस्थापन से या बराबर होती है, ठीक है। दूरी सदैव विस्थापन से अधिक होती है या विस्थापन के बराबर होती है। तो ये एक पॉइंट आ गया। तो ये हमने सारे पॉइंट्स की बात कर ली, किसके बारे में? दूरी और विस्थापन के बारे में। आपको ये समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इस पे। तो दूरी तथा विस्थापन पर एक न्यूमेरिकल देखिए, आंकिक प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रातः भ्रमण के समय पर एक वृद्ध व्यक्ति 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर चलता है, ठीक है। 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ, तो अर्धवृत्ताकार पथ मतलब आधा वृत्ताकार पथ, ऐसे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी अपन को? 40 मीटर। तो यहां पे त्रिज्या की जगह लिख देता हूं 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर रेडियस कितनी दे दी? त्रिज्या दे दी अपन को 40, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार पथ पर चलता है 40 मीटर त्रिज्या के। यदि वह एक सिरे से चलना आरंभ करके, एक सिरा का मतलब क्या हो गया? वो यहां से इस बिंदु से, ये एक सिरा हो गया ना भाई, किनारा एक सिरा, तो एक सिरे से चलना आरंभ करके दूसरे सिरे पे पहुंच जाता है। दूसरा सिरा कौन सा हो गया इसका? ये एक सिरे से चलना प्रारंभ करके ऐसे जा रहे हैं, यहां पर दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं, तो उसका विस्थापन हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। तो विस्थापन ज्ञात करना बहुत आसान है। आप खुद बताइए क्या होता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य सीधी दूरी। तो ये हो गया अंतिम बिंदु, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों के मध्य की सीधी दूरी होती है, तो ये हो गया AB। तो इस AB की वैल्यू बताइए कितनी है? ये कितना हो गया? त्रिज्या 40, यहां पे भी ये त्रिज्या कितनी होगी? 40, 40 प्लस 40 कितना आ गया? 80 मीटर। तो विस्थापन का मान आ गया है हमारे पास बराबर 80 मीटर। मुझे लगता है ये आपने अपने आप ही ये सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि एक बंदर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक परिक्रमा करता है। तो ये एक हमने वृत्ताकार पथ ले लिया जिसकी जो त्रिज्या है वो है 80 मीटर। ये देखिए रेडियस कितनी दे दी हमें? 80 मीटर। वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। बंदर के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर वो यहां से
परिक्रमा करना प्रारंभ करता है ए बिंदु से और एक परिक्रमा पूरी करके वापस ए पर पहुंच जाता है, तो बताइए अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या हो गए? एक ही बिंदु पर आ गए। और अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर आते हैं तो विस्थापन का मान क्या होता है? तो विस्थापन का मान होता है 0। तो यहां पे लिखेंगे बंदर का विस्थापन तो हो गया हमारे पास 0, 0। अब बात करते हैं दूरी। दूरी क्या होता है? वास्तविक पथ की लंबाई। तो ये वास्तविक पथ है, ये वाला पूरा। तो अगर अपन दूरी निकालनी पड़ेगी तो इस पूरे वृत्त की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r होता है। ओके, तो वैल्यू पुट कर दें आप। तो दूरी बराबर क्या होगी यहां पे? 2 पाई r। तो दूरी बराबर लिख दूंगा 2 पाई r। तो 2 पाई कितना हो जाएगा? पाई का मान होता है 3.14 और r कितना आ गया हमारे पास? 80 मीटर। ये आ गया 80। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। ये कितना आ गया? 160 गुणा 3.14। 160 मल्टीप्लाई 3.14, ये हमारे पास आ गई है दूरी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कर लेंगे अपन 31.4 से 16 की गुणा कर लो। ये अपने पास कितना आ रहा है? ये अपने पास आ रहा है लगभग 502.4। लगभग अपने पास ये आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो 160 को मैंने 3.14 से गुणा की तो मेरे पास आ गया 502.4 मीटर। तो ये मेरे पास आ गया है दूरी और विस्थापन कितना आ गया था? 0। ठीक है, एक अगला ग्राफ देखिए और आप मुझे देख के बताइए। अब हमें दूरी और विस्थापन में कई बार से चर्चा हो रही है हमारी, तो आप ये ग्राफ को देख के बताइए कि ये ग्राफ संभव है या नहीं है, इतना बता दीजिए। ये वाला ग्राफ पहले देखिए, ये दो ग्राफ है। एक ये ग्राफ है, इसका नाम ले देते हैं ग्राफ नंबर ए, और ये ग्राफ है, इसका नाम है ग्राफ नंबर बी। ये ग्राफ दोनों संभव है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये ग्राफ असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूरी, और ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। लिखो, लिखा हुआ है यहां पे पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू देखो ये नीचे जा रहा है। ग्राफ नीचे जाएगा तो दूरी का मान क्या आएगा? नेगेटिव। यहां पर दूरी का मान नेगेटिव हो गया। तो क्या कभी दूरी नेगेटिव होती है? नहीं होती। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए ये ग्राफ गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा है दूरी। अगर इस ग्राफ में यहां की बजाय, दूरी की बजाय क्या लिखा होता? विस्थापन लिखा होता, तो ये ग्राफ सही होता, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये ग्राफ क्या हो गया? असंभव। अब इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे, क्या ये ग्राफ संभव है? तो बात आती है, ये ग्राफ भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? एक ही समय पर देखिए, यहां पर विस्थापन है और एक कण देखिए इस तरह से पहले इस समय पर इस बिंदु पे था और ये घूम के वापस ऐसे आ रहा है। देखो इस तरह से आपको दिख रहा है। तो ये ग्राफ भी असंभव है। क्यों है? देखिए, क्योंकि इस समय पर ये कण इस बिंदु पे भी था और ये कण इस बिंदु पे भी था। तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही कण एक ही समय पर दो स्थितियों पर हो सकता है? ऐसा हो सकता है? आप इसी समय आप पढ़ भी रहे हो मोबाइल से और आप कहीं और भी हो सकता है। एक एक कण दो स्थितियों पर एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहां पर देखिए, ये भी एक ही समय पर एक कण दो स्थिति पर है, तो यह ग्राफ भी असंभव है। तो यहां पर बताएंगे कि असंभव क्यों है। सॉरी, तो यहां पर बात करेंगे, ये ग्राफ असंभव इसलिए है क्योंकि दूरी का मान ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अगर विस्थापन होता तो ये ग्राफ सही हो जाता। ये ग्राफ असंभव है क्योंकि एक ही समय पर कण की दो स्थितियां हैं, इसलिए असंभव है। तो ये बात कर ली हमने यहां पर ग्राफ की भी, और दूरी और विस्थापन के बारे में हमने पूरी बात आज के लेक्चर में यहां पे कर ली है।
तो ये लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर नंबर 3 का। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी डाउट्स हो आपको वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको वो अगले लेक्चर में ही वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते चलेंगे और इसी तरह से हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही बाकी करेंगे, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।